हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग को पढ़ना है पाषाण काल। पाषाण काल में बेसिकली आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है जैसे आग की खोज कब हुई? आग की खोज कब हुई? आग का प्रयोग कब करना शुरू किया? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कब मिलता है? और प्राचीनतम साक्ष्य के साथ-साथ पूछता है कि बताओ पशुपालन की शुरुआत कब हुई? मतलब दोनों 2 क्वेश्चन है अलग-अलग टाइम के, ठीक है ना? उसके अलावा आपसे पूछता है कि पहली धातु कौन-सी है? कुत्ते के साथ मानव को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। अस्थायी जीवन की शुरुआत कब हुई? मनका बनाना कब शुरू किया? चकमक उद्योग क्या था? ठीक है? इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब क्या है? पाषाण काल। इसे कहते हैं पाषाण काल के। ये सारी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? पाषाण काल में। चैप्टर का नाम है पाषाण काल। अब एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि पाषाण काल ऐसा काल है जहां पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। हम लोग को किसी चीज की जानकारी प्राप्त करने का स्रोत क्या होता है कि भाई साहब हम उठाते हैं, गूगल करते हैं, पढ़ लेते हैं। तो पढ़ते हैं कैसे? किसी ने लिखा होगा तभी ना भाई साहब। तो कहने का मतलब है किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने का 2 स्रोत होता है कि भाई साहब उस वस्तु को देख करके अनुमान लगा लेना या उस वस्तु के बारे में कुछ लिखा हो और आप पढ़ के नॉलेज प्राप्त कर लो। लेकिन एक ऐसा काल है, पाषाण काल है, जहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ मिला है। उसके बावजूद वहां पर जो सामान मिले उन सामानों के आधार पर हम क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। ठीक है ना? ये तो हमें इस चैप्टर पे आने से पहले 2 मिनट का आपको समझना होगा कि जो इतिहास है इतिहास को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। यहां से भी क्वेश्चन बना है, यहां से भी क्वेश्चन बना है समय काल के आधार पे। ठीक है ना? अब देखो एक को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, एक को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल। ठीक है? एक को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, दूसरे को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा है बाबू ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ठीक है? तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं और किस प्रकार इसमें क्वेश्चन बना है। ठीक है? अभी आपको पता चल जाएगा कि इस पर क्वेश्चन कैसे बना है। आद्य ऐतिहासिक काल, देखो जानकारी प्राप्त करने का हमने क्या बताया? 2 स्रोत है। अगर लिखा हुआ है, लिखा है तो आप पढ़ोगे इतिहास की किताब, जहां पर लिखा हुआ चीज होता है उसे कहते हैं साहित्यिक स्रोत। क्या कहते हैं बाबू? साहित्यिक स्रोत। इसे कहते हैं साहित्यिक स्रोत। अब बाबू कुछ समान हो, जैसे सिक्के मिले हैं, मुहर मिले हैं, बर्तन मिला है, मनका मिला है, बैलगाड़ी मिला है, इक्का गाड़ी मिला है, ठीक है, कुत्ते का कंकाल मिला है, मानव का कंकाल मिला है, तो ये क्या है भाई साहब? उसे तो पढ़ नहीं ना सकते, उससे अनुमान निकाल सकते हो। उसे कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है? पुरातात्विक साक्ष्य। तो ये जानकारी प्राप्त करने का 2 तरीका होता है। एक लिखा हुआ हो तो उसे कहेंगे साहित्यिक साक्ष्य, और भाई साहब कुछ वस्तु मिला है, कुछ प्राचीन काल के कोई सामान मिला है तो उसे कहेंगे पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है ना? तो ये जानकारी प्राप्त करने का 2 तरीका होता है। इन्हीं के आधार पे इन तीनों को परिभाषित किया जाता है। तो आइए बिना देरी किए हुए इन्हें परिभाषित करते हैं। जैसे प्रागैतिहासिक काल में क्या है भाई साहब? यहाँ जानकारी का स्रोत क्या है? तो यहाँ पर साहित्य पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। ठीक है ना? दूसरी बात, और साहित्यिक साक्ष्य। क्वेश्चन कैसे पूछेगा अभी बताए। साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यहां पर कोई साहित्य नहीं लिखा, क्योंकि ये ऐसा काल है जहां मानव नग्न अवस्था में किसी तरह जिंदगी जी रहा था। तो बताओ साहित्य कैसे लिखेगा भाई? हाँ, तो ये ऐसा काल है, अर्थात प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल है जहां पर पुरातात्विक स्रोत तो उपलब्ध हैं, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य न तो उपलब्ध है न तो पढ़ा गया। हाँ, जब उपलब्धि नहीं है तो उसे पढ़ेगा कौन? हाँ, सिंपल सा मतलब लॉजिक लगाना है। ठीक है ना? तो प्रागैतिहासिक काल के जानकारी का स्रोत क्या होता है? पुरातात्विक साक्ष्य होता है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रहे। तो आपसे पूछेगा कि प्रागैतिहासिक काल में जानकारी का स्रोत क्या होता है, तो क्या बताओगे? पुरातात्विक स्रोत। ठीक है ना? साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है, ध्यान रखना। दूसरी बात, इधर आते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? यहां भी पुरातात्विक साक्ष्य होगा, पुरातात्विक साक्ष्य साक्ष्य होगा, साक्ष्य उपलब्ध है, उपलब्ध है, जाहिर सी बात है भाई साहब। और दूसरी बात साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध है, उपलब्ध है, लेकिन पढ़ा नहीं गया, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है ना? सका। जैसे अब उदाहरण के तौर पे अगर हम कहें, इसे भी परिभाषित पहले कर लेते हैं तब समझाते हैं आपको। पुरातात्विक साक्ष्य तो उपलब्ध होगा, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। ठीक है ना? साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध है, उपलब्ध है, और पढ़ा भी जा चुका है, और पढ़ा भी जा चुका है। ठीक है? अब देखो कहने का मतलब हमने यहां क्या बताया
कि प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल है जहां पर उस काल के संबंधित जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र तरीका क्या है? पुरातात्विक स्रोत, अर्थात हड्डियां, अर्थात बर्तन, अर्थात उनके रहन सहन से जो हमें अनुमान निकला है, जैसे उनकी बस्तियां, टोली, कृषि, ठीक है ना, इन सब चीजों के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि भाई साहब उस समय का मानव कैसा रहा होगा, ठीक है ना। उस समय साहित्य नहीं थे, तो इस तरह का कौन सा काल है भारत में? तो आप कहोगे पाषाण काल। क्या नाम है एग्जाम्पल के रूप में? क्या लिखोगे? पाषाण काल। क्या है? पाषाण काल। तो यही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, पाषाण काल, ठीक है ना, पाषाण काल। कौन सा काल बाबू? पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कौन सा काल आता है? तो कहोगे पाषाण काल, जिसे हमें आज पढ़ना है, ठीक है ना। क्या आता है? पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कौन सा आता है? पाषाण काल। दूसरा, ऐसा कौन सा काल है जहां पुरातात्विक, भाई साहब यहां भी बर्तन, मनके, हड्डियां इत्यादि मिली हैं, मुहरे, सिक्के, सील इत्यादि मिले हैं, लेकिन भाई साहब उसके साथ साथ साहित्य भी मिला है, लिखा हुआ चीज भी मिला है, लेकिन हम पढ़ ही नहीं पाए अभी तक। मतलब हम कहने का मतलब है अभी तक वैज्ञानिक इतिहासवेत्ता अभी उसे पढ़ नहीं पाए हैं। तो ऐसा कौन सा काल है? तो कहोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्थात हड़प्पा सभ्यता। उदाहरण के तौर पे लिख लो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक ऐसा सभ्यता है जहां पर लिपि तो है, लिखा तो गया है, लेकिन हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं अभी कि वो काल लिखे हैं ससुरा उतने उस समय, ठीक है ना। तो ये ध्यान रहती है, यही क्वेश्चन पूछता है कि बताओ प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कौन सा काल आता है? तो पाषाण काल आता है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन सा काल आता है? हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता आती है, ठीक है ना। तीसरा, ऐसा कौन सा काल है जहां पुरातात्विक, यहां भी भाई साहब बताओ, मौर्यों ने जितने भी मकान बनाए उन मकानों से ईंटों के आधार पर हम कुछ बता सकते हैं, रोड बनवाए, ठीक है ना, उसके अलावा सिक्के चलवाए, उसके अलावा पहाड़ों के कुछ गुफाएं बनवाए, चित्रकारी करवाए, मंदिर बनवाए, तो जो आगे संरचना मिलेगी उनके आधार पर ये सब क्या कर सकते हो? पुरातात्विक साक्ष्य है। और साथ में इनके समय में जो साहित्य लिखा गया उसे हम पढ़ भी लिए। तो ऐसा कौन सा काल है जहां से हम पढ़ना शुरू कर दिए? तो आप कहोगे सर वैदिक काल से हम लोग पढ़ना, क्योंकि बताओ वैदिक काल के अंतर्गत वेद आते हैं, और वेदों का अध्ययन हम बताओ कर लिए कि नहीं कर लिए, वेदों को हम पढ़ने में हम लोग सफल हो गए कि नहीं। तो कहने का मतलब है आप क्या कह सकते हो, वैदिक पीरियड से लेकर अब तक। एग्जाम्पल के रूप में लिख लो वैदिक समय से लेकर अब तक, लेकर अब तक, ठीक है। तो ये सारा उदाहरण आ जाएगा। अब आपसे पूछ ले मौर्य काल किस में आएगा? तो कह दोगे सर ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। गुप्त काल किस में आएगा? तो कह दोगे इसी में आएगा। कहते वैदिक ऋग्वैदिक काल किस में आएगा? तो कह दोगे सर ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वहां पर जो साहित्य प्राप्त है उसे हम लोगों ने पढ़ लिया। महाजनपद काल किस में आएगा? तो कहोगे सर जी इसी में आएगा। समझ में आया? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो ये था इतिहास को बांटने का ये तीन तरीका। इसी तीनों के अंतर्गत सारे चैप्टर प्राचीन इतिहास के आपके आ जाएंगे। प्राचीन इतिहास का मतलब पूरे इतिहास को आप डिवाइड कर दिए। जो पढ़ लोगे वो ऐतिहासिक में आ जाएगा, जो लिखा गया है नहीं पढ़ पाओगे आद्य ऐतिहासिक में आ जाएगा। ऐसा काल प्रागैतिहासिक काल जहां पुरातात्विक साक्ष्य केवल अध्ययन के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं उसे प्रागैतिहासिक काल कह देते हो। अब इसी के आधार पर पहला उदाहरण मिलता है पाषाण काल, और इसी पाषाण काल के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम लोग। अब देखो पाषाण काल को भी आप तीन भागों में बांटा जाता है। पाषाण काल को तीन भागों में बांटा जाता है। अब पाषाण काल का मतलब क्या है? बेसिकली पहले ये समझ लो, पाषाण का मतलब होता है पत्थरों, समय, ठीक है ना, पत्थरों का समय। पाषाण मतलब पत्थर, काल मतलब समय, पत्थरों का समय। वह मानव जो पत्थर के औजार बना करके पशुओं का शिकार करता था, उसी के आधार पर उस समय के लोगों को कहा गया कि पाषाण काल के लोग हैं। क्या उसे कैसे लोग हैं? पाषाण काल के लोग। पत्थर के औजार बनाए, उस औजार से उन्होंने पशुओं का शिकार किया और उस शिकार पर आधार पर अपना जीवन व्यतीत किया, और इसी के आधार पर उस समय काल को ही नाम दे दिया गया पाषाण काल। क्या कहा दिया गया? पाषाण काल। अब इसमें एक चीज है, जैसे आपने इसे तीन भागों में बांटा जा सकता है। इसे कहते हैं पूरा पाषाण काल। पहला पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। तीसरा है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। तीसरा काल है नव पाषाण काल, ठीक है ना। तीसरा है नव पाषाण काल। पहला पाषाण काल को तीन भागों में बांट सकते हो। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। अब थोड़ा सा आपको समय बता देते हैं कि इसका समय क्या है। जैसे आप देखोगे कि जो भारत में पाषाण काल है वो उसके संदर्भ में आपको 5 लाख से लेकर 5 लाख बीसी से लेकर कब तक? 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी तक, ठीक है। और मध्य पाषाण काल का टाइम है 10,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी से लेकर 6,000 बीसी तक, 6,000 बीसी तक, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा? इधर है 6,000 बीसी से लेकर 6,000 बीसी से लेकर
3000 बीसी तक ये टाइम है। क्या है? 6000 बीसी से लेकर के 3000 बीसी के बीच के समय को क्या कहते हैं? नवपाषाण काल कहते हैं। कितना? 5 लाख से लेकर 10,000 बीसी के बीच के समय को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। 10,000 से लेकर के 6,000 बीसी के बीच के मध्य के समय को मध्य पाषाण काल के रूप में जाना जाता है और 6,000 से लेकर के 3,000 बीसी के बीच के समय को नवपाषाण काल के रूप में जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, थोड़ा सा दिमाग देखो, पहला नंबर तो ये बीसी समझ लो। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की जितनी भी घटनाएं हैं उन घटनाओं को किस रूप में जाना जाता है? बीसी के रूप में, मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक ना? बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। इसी को कहते हो ईसा पूर्व। क्या कहते हो बाबू? इसी को कहते हो ईसा पूर्व। ठीक ना? ये ध्यान रहे, ईसा पूर्व इसी को कहते हो, ध्यान रहे। अब बार बार हम ईसा पूर्व नहीं लिखेंगे, ईसा पूर्व की जगह पे क्या लिखेंगे? बीसी, बिफोर क्राइस्ट लिखेंगे। ठीक है ना? ये ध्यान रहे। अब देखो, आप लोगों के मन में ये आया होगा कि आखिर ये समय निर्धारित कैसे हुआ? कैसे पता चला कि 5 लाख पहले मानव था धरती पर? कैसे पता चला कि भारत में 5 लाख पहले पूरा पाषाण काल चल रहा था? कैसे पता चला कि मध्य पाषाण काल चल रहा था? कैसे पता चला मानव को कि 6000 पहले भाई साहब आग की खोज हुई? कैसे पता चला? तो इसके लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं, कहीं साइड में आप लोग लिख लो। दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक को कहते हैं यूरेनियन विधि, लिख लेना, हेडिंग डालना, थोड़ा सा कॉर्नर पे कहीं जगह निकाल के लिखना, मतलब आयु ज्ञात करना, आयु ज्ञात करना। ये दो तरीके से होता है, दो तरीके से। एक का नाम है यूरेनियन विधि, यूरेनियम विधि से, जिसमें यूरेनियम 238 का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इस यूरेनियम विधि में यूरेनियम 238 का इस्तेमाल किया जाता है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं? चट्टानों की आयु ज्ञात करते हैं। चट्टानों की आयु ज्ञात करते हैं। जैसे कहते हो ना, हिमालय इतना साल पुराना है भाई साहब, अरावली प्री कैम्ब्रियन युग में बना था। तो कैसे पता चलता है चट्टान कितने साल पुराने हैं? इसकी उम्र ज्ञात करने के लिए यूरेनियम विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? किस विधि का? यूरेनियम विधि का। तो अब बताइए, तो भाई निर्जीव है, निर्जीव चीज का तो पता कर लिए, कैसे पता चला कि मानव भाई साहब, मनुष्य को कैसे पता चला कि मनुष्य इतने साल पुराना है, इतने साल पहले यहां पर रहता था? कैसे पता चला? उसके लिए एक विधि और है, उसके लिए एक जांच और होता है, जिसे कहते हैं कार्बन 14। ठीक है ना? कार्बन 14, ठीक है ना? कार्बन डेटिंग पद्धति भी कहते हैं। ठीक है ना? C14 का प्रयोग किया जाता है। अब इसके द्वारा जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म का आयु ज्ञात किया जाता है, आयु ज्ञात किया जाता है। ठीक है? ये ध्यान रहे, जीवाश्म का आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? ये दोनों लिख लेना, दोनों ही क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि चट्टानों की आयु कैसे ज्ञात करते हैं? तो यूरेनियम विधि से। भाई साहब, जीवाश्म का अध्ययन, जैसे मान लो खोपड़ी मिल गया किसी चीज का कंकाल मिल गया, किसी चीज का हड्डी मिल गया, किसी चीज का दांत मिल गया, तो कैसे पता करोगे कि वो क्या था, कब का था, कितना साल पुराना है? तो इसके लिए दो जांच होता है, एक यूरेनियम विधि और एक कार्बन 14 विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? इन चीजों से ज्ञात करते हैं। तो जहां पर जीव वाली बात आएगी, जहां पर भाई साहब जीव वाली बात आएगी, वहां जीवाश्म वाली बात आएगी, वहां पर हम कार्बन 14 का इस्तेमाल करेंगे और उस जीवाश्म का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? जो कभी जीवित थे उनका अध्ययन करने के लिए हम कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। पहाड़ों का, चट्टानों का, इन सब का आयु ज्ञात करने के लिए भाई साहब पत्थर मिल गया, भाई साहब उस पत्थर की आयु कितनी है, कब वह पत्थर इस्तेमाल किया गया था, ठीक है ना, वो साल कितने साल पुराना है। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं? यूरेनियम विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बगल में कहीं लिख लेना। इन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं कि भाई साहब जो हमारे देश में जो भारतीय सभ्यता के अंतर्गत आता है पाषाण काल, वह कितना पुराना है? 5 लाख से लेकर के 10,000 बीसी के बीच में है। ठीक है ना? मध्य पाषाण काल कितने समय का है? 10,000 बीसी से लेकर के 6,000 बीसी के बीच में है। तीसरा नवपाषाण काल कितने का? 6,000 से लेकर के 3,000 बीसी के बीच में। तो ये आप लोग नोट कर लेना। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है ना? अब ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हेडिंग डालो पूरा पाषाण काल। ठीक है ना? अब पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि पूरा पाषाण काल की क्या विशेषताएं थी, क्या क्या इस काल में घटनाएं घटी थी। अब जाहिर सी बात है, देखो पूरा पाषाण काल जब था ना भाई साहब, जब पूरा पाषाण काल चल रहा था तो पृथ्वी पे एकदम चारों तरफ क्या था भाई साहब? बर्फ था। क्या था? चारों तरफ मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी पे चारों तरफ बर्फ था। तो मनुष्य को जीवन जीने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। बर्फ में जिंदगी आसान थोड़ी होती है भाई साहब, खाने की कमी होती है। अब बताओ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ ढका रहे तो क्या होगा? खाने की कमी रहेगी। तो जब पृथ्वी पर चारों तरफ बर्फ ढका था, इस समय जब पूरा पाषाण काल चल रहा था, तो उस समय हिमयुग था। क्या कहा जाता था? हिमयुग। क्या कहा जाता बाबू? हिमयुग। इस हिमयुग को नाम दिया गया प्लिस्टोसीन। क्या नाम दिया गया? प्लिस्टोसीन के नाम से जाना जाता है। इस हिमयुग को किस नाम से जाना जाता है? प्लिस्टोसीन युग के रूप में जाना जाता है। अर्थात चारों तरफ पृथ्वी पर क्या था भाई साहब? एकदम बर्फ के जमावड़े थे। ये आपको ध्यान में रखना कि मतलब क्या थे? पृथ्वी पर एकदम भाई साहब बर्फ जमा हुआ था इस काल में। और इसी बर्फ जमे हुए के काल को ही किस नाम से जाना जाता है? प्लिस्टोसीन युग के नाम से जाना जाता है। किस रूप में? प्लिस्टोसीन युग के नाम से जाना जाता है। और पूछ ले कि बताओ इन तीनों ही कालों में सबसे ज्यादा मनुष्य को संघर्ष जीने के लिए कहां करना पड़ा? तो लगा देना पूरा पाषाण काल। क्यों? क्योंकि उस समय क्या चल रहा था? हिमयुग चल रहा था। पृथ्वी पर एकदम चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थे। ठीक ना? अधिकतर हिस्से पर बर्फ ढका था, जिसे प्लिस्टोसीन के नाम से जाना जाता है। इसलिए ये वाला लगा कर आ जाना, सबसे ज्यादा संघर्ष का समय। लिख लो, लिखना शुरू करो एक एक पॉइंट। यह काल
मानव के सर्वाधिक संघर्ष का काल है, संघर्ष का काल है, क्योंकि पृथ्वी बृहद हिमयुग कोष्टक में लिख लेना, प्लिस्टोसीन युग लिख लेना, प्लिस्टोसीन बृहद हिमयुग से गुजर रहा था, जिसके कारण मनुष्य को जीवन जीने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा है। ठीक है ना, तो ये पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्यों संघर्ष करना पड़ा, ये ध्यान रहे। क्यों, तो पूछ ले बृहद हिमयुग का संबंध किस काल से होगा, तो पूरा पाषाण काल लगा के आ जाना बिना बेझिझक। ठीक है ना, ये सब आपको ध्यान रहे। ठीक है ना, एक्चुअली जब आप पढ़ोगे, किताबें पढ़ोगे, तो जो पूरा पाषाण काल है ना, इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। एक का नाम है निम्न पूरा पाषाण काल, एक का नाम है निम्न पूरा पाषाण काल, और दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है ना, तो घबराना नहीं है, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है ना, उच्च पूरा पाषाण काल। तो ऐसा नहीं है कि घबराना है कि सर जी ये बताइए नहीं किए। ठीक है ना, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, तो इससे कोई मतलब नहीं, हमें सारी विशेषताएं पूरा पाषाण काल से संबंधित रखना है। ठीक है ना, अब दूसरा पॉइंट यहां पर लिखो। दूसरा पॉइंट, इस समय का मानव कैसा रहा होगा, मानव कैसे जीता रहा होगा। पहली बात कि मानव कैसा रहा होगा, खाद्य संग्राहक रहा होगा और शिकारी रहा होगा। कैसा रहा होगा, शिकार करता रहा होगा और भाई साहब अपना जीवन यापन करता रहा होगा, खेती तो कर नहीं रहा अभी। ठीक है ना, तो इस समय का मानव लिखो, इस समय का मानव कैसा था, शिकारी लिखो, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था, खाद्य संग्राहक था। ठीक है ना, मतलब भाई साहब जहां रहता है उस आसपास जो पेड़ पौधे होंगे वहां से फल फूल कंदमूल जो पाता था खाता था, उसके अलावा शिकार करता था। उस समय शिकार करने के लिए मानव का दिमाग बहुत ज्यादा विकसित नहीं था, तो बहुत अच्छे हथियार तो बना नहीं पाया, तो बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करके क्या करता था, जानवरों को मारता था। क्या करता था, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करके जानवरों को मारता था, और जानवरों को मारने के बाद खाता था और बचा हुआ अपने पास रख लेता था। तो वही क्या कहलाता, शिकारी था और खाद्य संग्रह करता था। मतलब जो बचा है उसे लेकर आता था, जहां रहता था, मान लीजिए कहीं गुफा उफाओं में रहता था, तो कहने का मतलब है जो खा लिया और जो बचा उसे लेकर चला जाए, तो वही खाद्य संग्राहक, शिकारी और खाद्य संग्राहक था। ये ध्यान रखना। ठीक है ना, इसके अलावा मानव क्या करता रहा होगा, कहां रहता रहा होगा, लिखो इस समय मानव नदी घाटियों में रहता था, नदी घाटियों में रहता था। क्यों रहता था बाबू, नदी घाटियों में रहता था। इस समय का मानव कहां रहता था, नदी घाटियों में रहता था। ठीक है, अब देखो क्यों, अब मान लो बाबू ये नदी है, अब ये नदी बह रही है। ठीक है, अब नदी बह रही है, मान लो यहीं पे गुफा हो, पेड़ पौधे हो, जो भी हो, तो क्या करता था मानव, उस समय का मानव क्या करता था, यहीं पर आसपास कहीं रुक जाता था, यहीं पे कहीं रहता था। ठीक है ना, यहीं पे रहता था। क्यों रहता था, अब बाबू जो नदी होगा यहां पर 2 चीज मिल जाएगा, एक तो शिकार करने के लिए पत्थर मिल जाएगा, दूसरा शिकार करने के लिए पत्थर मिल जाएगा, पीने के लिए इसे पानी मिल जाएगा, और दूसरी बात भाई साहब जब शिकार करने के लिए पत्थर मिल गया, पानी मिल गया पीने के लिए, तीसरी बात भाई साहब पशु जो होते हैं चाहे दिन भर कहीं भी रहें, पानी पीने के लिए उनको नदी के किनारे तो आना ही पड़ेगा ना। तो नदी के किनारे जब आते थे तो ये आसानी से पत्थर का इस्तेमाल करके उन पशुओं पर हमला कर देता था, और इस प्रकार वह शिकार करने में सफल हो जाता था। अब ऐसे शिकार के पीछे ढूंढने से बेहतर है कि नदी के किनारे रहो, क्योंकि नदी के किनारे क्या होगा, पानी पीने पशु जरूर आएगा। इस वजह से नदी घाटियों में रहना पसंद करता था मानो, ताकि उसे पानी मिल जाए, पत्थर मिल जाए और शिकार का अवसर मिल जाए। इसलिए कहां रहता था बाबू, नदी घाटियों में रहता था। यह ध्यान रहे। ठीक है ना, कहां रहता था, नदी घाटियों में रहता था। यह सारा चीज आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरी बात लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, इस काल की जानकारी सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में मद्रास से 1863 में दिया। ऐसे लिख लो, पहले दिया। ठीक है ना, इस काल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने दिया। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि इस काल की जानकारी किसने दिया था, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट महोदय थे। इन्होंने इस काल के बारे में, पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। कब दिया, 1863 में। कब दिया, 1863 में। ये ध्यान रहे। ठीक है ना, 1863 में। एक बार आप लोग ये वाला डेट थोड़ा देख लेना। ठीक है, 1863 है। ठीक है ना, 1863 में इन्होंने दिया। दूसरी बात, इन्होंने क्या खोज किया जिसके बारे में, मतलब ऐसा इन्होंने क्या किया था जिसकी वजह से इनको इस काल के बारे में भाई साहब मतलब खोजकर्ता के रूप में जान गए। भाई साहब इन्होंने इस पूरा पाषाण काल के बारे में एक बात बता, इन्होंने एक चीज खोजा, पलवरम मद्रास के, इन्होंने ऐसे लिखो, इन्होंने मद्रास के अतीर पक्कम
इन्होंने मद्रास के अतीरपक्कम एवं पलवरम पलवरम नामक स्थान से क्या खोज किया? हैंड एक्स। क्या खोज किया बाबू? हैंड एक्स। इन्होंने हैंड एक्स अर्थात हस्त कुल्हाड़ी, क्या बाबू? हस्त कुल्हाड़ी की खोज की। हस्त कुल्हाड़ी की खोज की, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। क्या किया? हस्त कुल्हाड़ी की खोज की। सर्वप्रथम कौन खोज किया? रॉबर्ट ब्रूस फूड महोदय ने इस काल के बारे में, पूरा पाषाण काल से संबंधित क्या खोजा? हैंड एक्स खोजा। क्या खोजा बाबू? हैंड एक्स खोजा इन्होंने। ये हैंड एक्स किस काल का है बाबू? पूछा गया है कि किस काल में हैंड एक्स प्राप्त हुआ है, तो पूरा पाषाण काल में क्या मिला है? हैंड एक्स मिला। किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूस फूड ने। पूरा पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया? रॉबर्ट ब्रूस फूड ने। कब दिया? 1863 ईस्वी में। उन्होंने हैंड एक्स कहां खोजा? तो कहोगे अतीरपक्कम और पलवरम नामक स्थान पे। कहां पर? अतीरपक्कम और पलवरम नामक स्थान पे इन्होंने क्या खोजा? हैंड एक्स खोजा, हस्त कुल्हाड़ी खोजा, ठीक है ना, ध्यान रहे। और दूसरी बात आपको ध्यान में, ये इनका नाम तो एकदम ध्यान रखना है, पूरा पाषाण का ये तीनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किस स्थान से खोजा? मद्रास, यानी तमिलनाडु से ये चीजें खोजी गई, ठीक है ना। इसी वजह से मद्रास को आगे चल के वो लिखेंगे। चलो पहले 3 पॉइंट हो गया, चौथा लिखो। पहले लिख लेते हैं तब फिर बताते हैं, इसके बारे में नोट कराते हैं। इस काल के चौथा लिखो, इस काल के हथियार, मतलब मनुष्य क्या कौन सा हथियार प्रयोग करता था? लिखो पहला नंबर, हैंड एक्स प्रयोग करता था। हैंड एक्स प्रयोग कर रहा है, हैंड एक्स प्रयोग कर रहा है। और क्या प्रयोग कर रहा है? तो कहोगे चापर चापिंग पेबुल नामक हथियार का प्रयोग करता था, ठीक है ना, हथियार का प्रयोग करता था। अब ये क्या है बाबू? देखो पत्थर के, जो नदियों में पत्थर मिलता है ना छोटा छोटा, वो उन्हीं का हथियार बनाते थे फेंक कर मारने के लिए, छोटे हथियारों का, मतलब पत्थर के ही औजार थे जिन्हें चापर चापिंग पेबुल के रूप में जाना गया। तो ध्यान रहे कि चापर चापिंग पेबुल का संबंध किस काल से है? तो पूरा पाषाण काल से है। किससे है? पूरा पाषाण काल से है, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। अब एक चीज और आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि मनुष्य ने आग की खोज कब की? सबसे पहला जवाब, यहां पर दो क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य ने आग की खोज कब किया, और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य ने आग का प्रयोग कब किया। खोज करना और प्रयोग करना में दोनों में अंतर है, ठीक है ना। अब देखो खोज करने का मतलब है, ऐसा कुछ नहीं था कि आग खोया थोड़ी था कि भाई साहब उसे तुम खोज कर लिए, लेकिन फिर भी प्रकृति में था, लेकिन उसकी जानकारी लोगों को हो गई, ठीक है ना। लेकिन प्रयोग करना कब सीखा, ये दोनों अलग अलग जगह पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो लिखो इस काल में मानव ने, पांचवा पॉइंट लिखो, इस काल का मानो, इस काल का मानो, इस काल में ऐसे लिखो, इस काल में मानो, इस काल में मानो, इस काल में मानो, इस काल में मानव ने आग की खोज की, आग की खोज की, ठीक है, खोज की। इस काल में मानव ने क्या किया? आग की खोज किया। ध्यान रहे, आग की खोज कैसे हुई? कहने का मतलब है, जब देखो पेड़ की दो टहनियां आपस में रगड़ाती हैं तो घर्षण की वजह से भाई साहब जलन पैदा होती है, ठीक है ना, चिंगारी निकलता है। उसके बाद मतलब चिंगारी करने का मतलब अब स्पार्किंग टाइप का चिंगारी नहीं, मतलब दोनों की वजह से आपस में रगड़ने की वजह से घर्षण होता, और घर्षण की वजह से क्या होता था? जंगलों में आग लग जाता था, और जंगलों में आग जब लग जाता था तो उसी आग को लंबे समय तक वो क्या करता था? कहीं बचा करके रखा रहता था। तो उसी का मतलब इस प्रकार उसे आग के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसी के आधार पर इसे कहा गया कि मनुष्य ने आग की खोज कब किया। तो लगभग से पूरा पाषाण काल के उच्च पूरा पाषाण काल तक आते आते मनुष्य ने क्या किया? इसकी जानकारी प्राप्त कर लिया था। लेकिन आग का इस्तेमाल अभी नहीं करना सीखेगा, अभी उसे पता नहीं है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, हम कैसे करें। अभी तो प्रकृति अपने आप से आग लगा दे रही है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रहे, ये दोनों बातें। और दूसरी बात, इस काल के संबंधित स्थल, ये वाला लिख लिए होंगे, तो लिखो इस काल से संबंधित स्थल, इस काल से संबंधित स्थल। स्थल में आप देखोगे तो इस काल के संबंधित स्थल में तो पहला लिखो सोहन घाटी, सोहन घाटी कहां पर है? तो कहोगे पाकिस्तान में, ठीक है ना। सोहन घाटी कहां पर है? पाकिस्तान में। बेलन घाटी लिखो, बेलन घाटी, बेलन घाटी कहां बाबू? तो कहोगे उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, बेलन घाटी। तीसरा लिखो नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी, ठीक है, नर्मदा। हम बोले ना, अभी आप देखो ध्यान से पढ़ोगे तो नदी घाटियों में मनुष्य रहता था, इसी वजह से सोहन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, नदी और उसके आसपास ही क्षेत्रों में निवास करता था। तो ये ध्यान रहे, ठीक है ना। और लिख लो नर्मदा घाटी, बेलन घाटी, और एक आधा और है मद्रास, तो मिलवे किया मद्रास, ठीक है, इस काल के संबंधित स्थल। तो ये था आपका लगभग से पूरा पाषाण काल के बारे में नॉर्मली जानकारी, विशेषताएं। आप जल्दी से इन्हें नोट कर लो। एक चीज और लिख सकते हो, जैसे इसी काल में मानव ने
क्या चित्रकारी का प्रयोग किया। हालांकि इसी के जैसे पूरा पाषाण काल के अंतिम दौर से और मध्य पाषाण काल के बीच में इन्होंने चित्रकला का विकास किया। मतलब कहने का मतलब चित्रकला का नहीं। अब जैसे मनुष्य क्या करता था, जैसे मान लीजिए शिकार कर लिया, शिकार करके अपना पेट भरा है, बैठा है, मान लीजिए बारिश हो रही है बाहर, तो क्या करता था, गुफाओं में रहता था, बैठे बैठे उसके दिमाग में चलता था कि शिकार ऐसे किए, ये वाला किए। तो जो उसके दिमाग में चल रहा था, जो चीजें वो आप आसपास के पर्यावरण में देखा था, उसी को क्या किया, चित्रित करने लगा, गुफाओं पर चित्र बनाने लगा, गुफाओं की दीवार पर चित्र बनाने लगा। और इस प्रकार आप देखोगे तो पूछता है कि प्राचीनतम चित्रकला का स्रोत कहां से मिलता है, साक्ष्य कहां से मिलता है, तो क्या बताओगे, भीमबेटका से। तो नोट करके लिख लो, यहीं पे एक पॉइंट नोट करके लिखो, नोट, प्राचीनतम प्राचीनतम भित्ति चित्रकला, भित्ति मतलब गुफा के दीवारों पर चित्र बनाता था, भित्ति चित्रकला का, भित्ति चित्र का साक्ष्य, ध्यान रहे, भित्ति चित्र का साक्ष्य कहां से मिला है, भीमबेटका से। भीमबेटका कहां है, मध्य प्रदेश, मध्य, ऐसे लिख लो, मध्य प्रदेश के भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रहे, प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। ये सब ध्यान वाली चीजें हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेगा तुरंत आपको ध्यान में होना कि प्राचीनतम चित्रकला का साक्ष्य कहां से मिला है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका से, गुफा में है, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब आपका था मध्य पूरा पाषाण काल। अब आते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल। मिटाने वाला कहां रख दिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। अब आता है अगला, अगला है मध्य पाषाण काल, ठीक है ना। जैसे आपने देखा पाषाण काल, पाषाण काल को हमने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। पहला क्या था, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल। दूसरा क्या है, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल। तीसरा है, तीसरा आपका है नवपाषाण काल, ठीक है, नवपाषाण काल। अब ध्यान से देखना, हमने अभी आपको क्या बताया, हमने आपको बताया, ये ध्यान देना है कि हमने अभी बताया है कि जो पूरा पाषाण काल है बाबू, वो कैसा था, पूरे पृथ्वी पर क्या था, बृहद हिमयुग था। मतलब पृथ्वी पर अधिकतर जगह पे क्या थे भाई साहब, बर्फ ढका हुआ था, ठीक है ना। जिसे हम किस रूप में जानते थे, बृहद हिमयुग था, बृहद हिमयुग, हिमयुग क्या था, बृहद हिमयुग, जिसे किस नाम से जाना गया, प्लिस्टोसीन की वजह से ना, प्लिस्टोसीन काल के नाम से जाना, प्लिस्टोसीन, ठीक है ना, प्लिस्टोसीन नाम से जाना गया। लेकिन मध्य पाषाण काल, मतलब पूरा पाषाण काल से आते 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 समय बीता 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 जब आया मध्य पाषाण काल आया बाबू, तब तक मौसम गर्म हो चुका था। कैसा हो गया, तब तक मौसम जो बृहद हिमयुग था वो किस रूप में बदल गया, गर्म मौसम हो गया, ठीक है ना, गर्म जलवायु, मौसम गर्म हुआ, अर्थात जलवायु परिवर्तन हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, परिवर्तन हुआ। अब जलवायु परिवर्तन हुआ तो जलवायु परिवर्तन होने की वजह से मौसम कैसा होगा, जाहिर सी बात है मौसम गर्म होगा। अब मौसम गर्म होगा, ध्यान देना बाबू, जब मौसम गर्म होगा तो क्या होगा, बर्फ पिघलेगा। और जब बर्फ पिघलेगा तो सतह, जमीन की सतह क्या होगी, खाली होगी, और खाली होगी तो उस पर घास घूस छोटे पेड़ पौधे क्या होंगे, उगेंगे, और छोटे पेड़ पौधे उगेंगे तो उस पर आश्रित पशु पक्षियां का विकास ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ज्यादा हो गया मतलब मौसम गर्म हुआ, जिसकी वजह से छोटे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे पौधे पशु पक्षी, पशु पक्षी का क्या हुआ, विकास हुआ, ज्यादा विकास हुआ। अब बताओ, अब इनको शिकार करने के लिए मनुष्य अलग पैतरा अपनाएगा कि नहीं, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो इस प्रकार क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से भाई साहब पूरा सब कुछ परिवर्तित हो गया। अब देखो छोटे, अब मान लो कि ये पक्षी है, अब पक्षी का शिकार करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तीर धनुष। तो पूछता है तीर धनुष का, अब देखो इन्हीं चीजों से अगर को रिलेट करके पढ़ोगे तो भूलेगा नहीं। अब इसमें हमने क्या कहा कि पशु पक्षी के रूप में छोटे पशु और छोटे पशु पक्षियों के रूप में विकास हुआ, छोटे पेड़ पौधों का विकास हुआ। तो इस पर आश्रित जैसे खरगोश, खरा इत्यादि का भी क्या होगा, क्या होगा, वनों में, जंगलों में इनकी संख्या बढ़ेगी। अब पक्षी होगा तो पक्षी को मारने के लिए क्या चाहिए, धनुष, तीर धनुष ऐसे बोल सकते हो, तीर धनुष ऐसे बोल सकते हो, तीर धनुष चाहिए। मछलियां, छोटी मछलियां, बड़ी मछलियों को मारने के लिए भी तीर धनुष का काम कर सकते हो। दूसरा, पक्षियों को मारने के लिए तीर धनुष का। उसके अलावा पूछता है इसी काल में इनको मान लो पक्षियों को मारने के लिए और क्या कर सकते हो, इन्हीं को तो कर सकते हो प्रक्षेपास्त्र, फेंक के मारने वाला, ठीक है ना, फेंक के। मान लीजिए कुछ था, इसमें क्या किया मनुष्य ने, पत्थर का ऐसे बना करके ये बना दिया, मतलब प्रक्षेपास्त्र, फेंक के मारने वाला हथियार बना दिया, जिसे क्या नाम दिया गया बाबू, प्रक्षेपास्त्र, ठीक है, प्रक्षेपास्त्र।
ठीक है ना, ये आपको ध्यान में देना है। ठीक है ना, ये सब पूछा गया, अभी लिखा देंगे, तो आपको समझा रहे हैं कि ऐसे को रिलेट करके पढ़ोगे तो ये ध्यान रहेगा। ठीक है ना, जब मौसम जलवायु परिवर्तन हुआ, इसे कहा गया, जब गर्म हुआ मौसम गर्म हुआ, इसी को कहा गया होलोसीन कहा गया। क्या कहा गया बाबू? होलोसीन कहा गया। होलोसीन। जब मौसम गर्म हुआ तो इसे क्या कहा गया? होलोसीन। जब मौसम ठंड था, जब बर्फ था, तो उसे कहा गया प्लिस्टोसीन, और जब मौसम गर्म हुआ तो उसे कहा गया होलोसीन। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। छोटे पशु पक्षियों और पौधों का विकास हुआ, उसके लिए क्या विकसित किया? तीर कमान विकसित किया, प्रक्षेपास्त्र विकसित किया। ठीक है ना, ये सब ध्यान देना है। अब इसी तरह आपको आग का प्रयोग करना सीख लेगा मानो। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। आप समझ गए होंगे मध्य पाषाण काल के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब एक एक करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना, मध्य पाषाण काल के बारे में लिखो। मध्य पाषाण काल। अब समझ गए होंगे कि किस प्रकार जलवायु परिवर्तन हुआ और जलवायु परिवर्तन की वजह से कितना परिवर्तन आया। ठीक है ना, पृथ्वी पर। अब लिखो, इस काल में मौसम परिवर्तित हुआ, मौसम गर्म हुआ, जिसे जिसे होलोसीन के रूप में जाना जाता है। होलोसीन के रूप में, होलोसीन युग के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, जाना जाता है। अगर कोरिलेट करके पढ़ोगे कि अच्छा मौसम गर्म हुआ तो जमीन खाली हुआ होगा, तो पेड़ पौधे आए होंगे, तो छोटे पेड़ पौधों को खाने वाले छोटे जीव आएंगे, खरहा आया होगा, पक्षियां आएंगी, तो इन्हें मारने के लिए प्रक्षेपास्त्र चाहिए, फेंक के मारने वाला चीज चाहिए। उसके अलावा भाई साहब तीर कमान विकास होगी। यही सब तो भाई साहब मछली फंसाने के लिए भाई साहब ये वाला, ये ऐसे करके दिमाग लगाओगे तो भूलेगा नहीं। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट आपने लिखा, किस काल में मौसम गर्म हुआ, जिसे होलोसीन के रूप में जाना गया। ठीक है ना, अब दूसरा पॉइंट लिखो, इस काल में मानव ने हमने आपको क्या बताया इसके पहले वाले काल में कि बड़े बड़े पत्थर का इस्तेमाल करता था, लेकिन यहां पर आकर मध्य पाषाण काल में मानो छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। छोटे छोटे, अब देख रहे हो, तीर कमान विकसित कर लिया। तो छोटे पत्थरों का, छोटे हथियारों, पत्थर के छोटे, अब क्या करता था, बड़े बड़े मान लो दो पत्थर है, अब इन पत्थरों से आपस में पटक करके, जब मान लो एक पत्थर दूसरे पत्थर पे फोड़ोगे, चटकाओगे, तो इसी में से फनीच निकल जाएगा, तो आप देखोगे उसी में से एक आध चौखार बन जाता है। तो इस प्रकार छोटे पत्थरों को तोड़ तोड़ करके बनाना शुरू कर दिया, छोटा हथियार बनाना शुरू कर दिया। इसी वजह से, छोटे हथियार इस्तेमाल की वजह से मध्य पाषाण काल को कहा गया माइक्रोलिथिक एज। ठीक है ना, ये ध्यान रहे, ये आपको ध्यान में रहे। इस काल में मानो छोटे हथियार उपयोग करने लगा। क्वेश्चन पूछा गया, करने लगा, जिस कारण इसे माइक्रोलिथिक, क्या कहा गया बाबू? माइक्रोलिथिक, ध्यान रहे, माइक्रोलिथिक युग कहा गया। माइक्रोलिथिक युग कहा गया। ठीक है ना, ये ध्यान रहे, माइक्रोलिथिक युग कहा गया, ये ध्यान रहे। ठीक है ना, क्यों? छोटे छोटे पत्थर का औजार बनाने लगा, और छोटे छोटे पत्थरों का औजार बनाने के कारण इसे क्या कहा गया? माइक्रोलिथिक, छोटा। ठीक है ना, ये सब ध्यान रहे। ठीक है ना, कि किस काल को माइक्रोलिथिक एज कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा है, प्रैक्टिस सेट लगाओ, तुरंत पता चलेगा। ठीक है ना, माइक्रोलिथिक काल के रूप में जाने लगा। अब देखो तीसरा पॉइंट लिखो, इस काल में मानव ने, तीसरा पॉइंट, इस काल में मानव ने आग का प्रयोग करना सीख लिया। आग का प्रयोग करना सीख लिया। ठीक है ना, सीख लिया। अब बाबू देखो क्या क्या, आग का प्रयोग करना, दो पत्थर लड़ा करके चिंगारी निकाल लेता था और चिंगारी से आग जला देता था। तो पूछा गया आग की खोज इसके पहले वाले काल में, पूरा पाषाण काल में, आग का उपयोग इस काल में। तो ध्यान लो, आग का उपयोग अगर देगा, चाहे प्रयोग दे चाहे उपयोग दे, ठीक है ना, उपयोग करना कब सीखा? तो क्या लगाओगे? मध्य पाषाण काल में। ठीक है ना, अब भाई साहब आग का उपयोग करना सीख लिया, तो अब क्या करेगा? खाना पकाकर खाने लगेगा। ठीक है, लिख लो ये भी, इस काल में मानो खाना पकाकर खाने लगा। ठीक है ना, ये सब ध्यान रखना। चौथा पॉइंट लिखो, पांचवा पॉइंट, इसी काल में प्राचीनतम इसी काल में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। पालन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है ना, साक्ष्य मिलते हैं। इसी काल में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। अब ध्यान, अभी लिखाता हूं, पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले हैं? आदमगढ़, और कहां से मिला है? बागोर से। ठीक है ना, आदमगढ़ कहां है? तो कहोगे मध्य प्रदेश में। बागोर कहां है? तो कहोगे राजस्थान में। ठीक है ना, इन दोनों जगहों से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना, इन दोनों जगहों पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो जब पूछेगा प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य
कहां से मिला? मध्य पाषाण काल से मिला है, मध्य पाषाण काल से मिला, पाषाण काल से मिला है, ठीक है ना, मध्य पाषाण काल से मिला। जब पूछेगा कि प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो क्या लगाओगे? मध्य पाषाण काल। और जब जगह का नाम पूछेगा तो क्या बताओगे? आदमगढ़ और बागोर बताओगे। लेकिन विधिवत रूप से, व्यवस्थित रूप से पशुपालन की शुरुआत नव पाषाण काल से होगी। तो यही नोट करके लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। लिखो, नोट करके लिखो। व्यवस्थित रूप से, लेकिन ऐसे करके लिखो, लेकिन व्यवस्थित रूप से, लेकिन व्यवस्थित रूप से पशुपालन की शुरुआत कहां से होगी? नव पाषाण काल से हुई, नव पाषाण काल से हुई, ठीक है, ठीक है, नव पाषाण काल से हुई। ये ध्यान रहे, ये नोट करके लिख लेना बाबू, ये पॉइंट कि व्यवस्थित रूप से पशुपालन की शुरुआत कहां से होगी? नव पाषाण काल से। लेकिन प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिल गया? एक आध जगह पे ये अपवाद है, एक तरह से मान लेना कि पांचवा पॉइंट क्या अपवाद है कि भाई साहब पशुपालन के साक्ष्य तो मिल गए, लेकिन सही रूप से पशुपालन की शुरुआत कब होगी? इसके आने वाले काल में होगा, ठीक है ना। इसके अलावा इस काल की जानकारी लिखो, इस काल की जानकारी, अगला पॉइंट पांचवा के बाद लिखो छठा, इस काल की जानकारी, इस काल की जानकारी, जानकारी किसने दिया? इस काल की जानकारी कार्लाइन ने दिया, सीएल कार्लाइन ने। इस काल की जानकारी लिखो, लिखो, इस काल की जानकारी सीएल कार्लाइन, इस काल की जानकारी सीएल कार्लाइन ने दिया, ठीक है ना। जैसे पूरा पाषाण काल की जानकारी का स्रोत किसने दिया था? तो आप कहोगे रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। उसी प्रकार मध्य पाषाण काल की जानकारी किसने दिया? तो आप कहोगे सीएल कार्लाइन महोदय ने। किसने? सीएल कार्लाइन महोदय ने इस काल की जानकारी दिया। मध्य पाषाण काल की जानकारी किसने दिया? सीएल कार्लाइन ने, ठीक है ना। ये ध्यान रहे। और भी लिखो, इसमें और भी कुछ है। लिखो, इस काल से संबंधित स्थल, इस काल से संबंधित स्थल लिखो। जैसे लिखो पहले तो लिखो, पहला नंबर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा जगह है? तो लिखो एसडीएम। क्या बाबू? एसडीएम। एस मतलब सराय नाहर राय, सराय नाहर राय। उत्तर प्रदेश का एग्जाम अगर दे रहे हो तो ये ध्यान रहे, ये कहां कब का स्थल है बाबू? मध्य पाषाण काल का स्थल है, ठीक है ना। पहला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 3 जगह, सराय नाहर राय, दूसरा लिखो दमदमा, दमदमा, ठीक है ना, दमदमा, और तीसरा लिखो महदहा, महदहा, ठीक है ना। तीसरा एसडीएम का मतलब क्या? याद करने का तरीका है, ठीक है ना। एसडीएम का एस फॉर सराय नाहर राय, डी फॉर दमदमा, एम फॉर मैदान। ये तीनों स्थल कहां है? उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है बाबू? उत्तर प्रदेश में है। अब ये अगर इनको देखोगे, अगर ये चीज देखोगे कि सराय नाहर राय कहां है, तो लिखोगे प्रयागराज में। कहां पर है ये? प्रयागराज में। ये कहां है? प्रयागराज में, ठीक है ना। कहां है? प्रयागराज में। और ये दोनों कहां है? प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में, ठीक है ना। कहां पर स्थित है? प्रतापगढ़ में। और ये दोनों के दोनों कहां है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का है भाई साहब, एकदम ध्यान में देना, आपको भूलना नहीं है। अगर भूले तो फिर गए, ठीक है ना। ध्यान रहे, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। सराय नाहर राय कहां पर है? प्रयागराज में। दमदमा कहां पर है? प्रतापगढ़ में। मदहा कहां पर है? प्रतापगढ़ में, ठीक है ना। ये सब आपको ध्यान में रखना है। और लिख लो, चलो इतना, और इसमें ये सारा लिख लो। हो गया, काल लाइन हो गया। हाँ, एक और लिखो, छठा स्थल के रूप में हो गया। और लिख लो सातवां। हाँ, इस काल में सातवां लिख लो। इस काल का मानव कैसा रहा होगा? इस काल का मानव भी कैसा रहा होगा? इस काल का मानव भाई साहब खाद्य संग्राहक और शिकारी था। ये भी लिख लो। इस काल में मानव, इस काल में, इस काल में मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था, खाद्य संग्राहक था, संग्राहक था, ठीक है ना। पहले के मुकाबले हम थोड़ा सा जीवन इसका सुधरा। देख रहे हो, पशुपालन का साक्ष्य मिला। अभी लिखा देंगे पशुपालन में पहला पशु कौन सा था, ठीक है ना। पहली बार कौन सा फसल उगाया, ठीक है ना। ये सब कुछ हम लिखा देंगे, अभी नोट करके लिखाएंगे। पहले ये क्रम वाला लिख लो, ठीक है ना। तो ये था मध्य पाषाण काल। अब आ जाओ नव पाषाण काल में। अब आ जाओ नव पाषाण काल, हेडिंग डालो। अभी तक मानो कैसा है? अभी तक मानो शिकार करके जीवन जी रहा है, ठीक है ना। शिकारी और खाद्य संग्राहक है, ठीक है ना। दोनों ही काल में मानो शिकारी और खाद्य संग्राहक था, ठीक है ना। ये ध्यान रहे आप लोगों को। सीएल, इस काल की जानकारी किसने दिया? सीएल कार्लाइन महोदय ने, ठीक है ना। इस काल की जानकारी किसने दिया? सीएल कार्लाइन ने। अब डालो हेडिंग नव पाषाण काल, नव पाषाण, पाषाण काल, ठीक है ना। इस नव पाषाण काल,
नवपाषाण काल, ये भाई साहब नवपाषाण, ये नवपाषाण काल का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने किया था। लिखो पहला भाई साहब, इसके बारे में पहला, इस काल की नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग, नवपाषाण, नवपाषाण काल का प्रयोग, नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग जॉन लुबाक ने किया था। कौन किया था बाबू? जॉन लुबाक। ठीक है, तीन नाम हो गए, तीन नाम हो गए तीन कालों से। जैसे देखो पूरा पाषाण काल के लिए पूरा पाषाण हमने बताया, पूरा पाषाण, फिर बताया हमने क्या, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण, पाषाण काल, और अब बता रहे हैं नवपाषाण काल। ठीक है ना, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल से संबंधित किसने जानकारी दिया? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। ठीक है ना, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। दूसरे में सीएल कार्लाइन। ठीक है ना, और तीसरा वाला नाम क्या लिखा है? तो आपको हम बताएं, जॉन लुबाक सब। ठीक है, जॉन लुबाक, लुबाक। ठीक है, ये ध्यान रहे। ठीक है, तीन नाम बता दिए, तीन नाम एकदम जुबान पे होना चाहिए। ठीक है ना, तीन नाम आपके जुबान पे होना चाहिए। लुबाक ने प्रयोग किया। ठीक है ना, नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जॉन लुबाक महोदय ने किया। दूसरा लिखो, अब तक मानो, देखो पूरा पाषाण काल में मानो कैसा था? शिकारी, शिकार करता था और खाद्य संग्रह करता था। ठीक है ना, खाद्य संग्रह करता था। यहां भी क्या था? शिकारी था। मध्य पाषाण काल में भी कैसा था? शिकारी और प्लस खाद्य संग्रह करता था। नव पाषाण काल में आगे परिवर्तन हो गया। अब वो शिकारी से और खाद्य संग्राहक से क्या हो गया? शिकार की जगह पे अब क्या करने लगा? पशु पालन करने लगा, पशु पालन करने लगा, भेड़ बकरियां पालन करने लगा। ठीक है ना, क्या करने लगा बाबू? भेड़ बकरी पालन करने लगा, भेड़ बकरी अब क्या करने लगा? पालन करने लगा। पहले शिकारी था, पहले क्या संज्ञा दी जा रही थी? कि मानव शिकारी था। ठीक है ना, प्राचीन मानव शिकारी था, मतलब मध्यकालीन मानव शिकारी था, मध्य पाषाण कालीन मानव शिकारी था, पूरा पाषाण कालीन मानव शिकारी था। लेकिन नव पाषाण काल में आकर के मानव शिकारी से क्या हो गया? पशुपालक हो गया। क्या हो गया बाबू? पशुपालक हो गया। ठीक है ना, और भाई साहब खाद्य संग्रह जुटाता था, अब जुटाता नहीं, उपजाता है, अर्थात कृषि करने लगा। क्या करने लगा बाबू? कृषि करने लगा। तो जो पशुपालन कर, जो शिकार करता था, तो शिकार उसका किसमें बदल गया? पशुपालन में। इधर उधर बीन बीन खाता था, अब क्या करने लगा? उपजाने लगा। तो ध्यान रहे, शिकारी से पशुपालक और खाद्य संग्रह से उत्पादक। ठीक है ना, उत्पादक अर्थात कृषि। तो वह पूछता है ना, कृषि में आप सबसे पहला पशु क्या बोया गया था? तो आप देखते हो जौ और गेहूं। ठीक है ना, जौ और गेहूं जैसी फसल उसने उगाना शुरू किया। पशुपालन में क्या करने लगा? भेड़ बकरी पालन करने लगा। ये सब चीजें ध्यान देना। ठीक, अभी लिखाते हैं, लेकिन आप देखो, पहले शिकारी था, पशुपालक हो गया, खाद्य संग्राहक था, उत्पादक हो गया। ठीक है ना, ये सब ध्यान में रखना, यही चीज आपको लिखाएंगे। अब परिवार, अब देखो बाबू, अगर पहले क्या था? पहले मनुष्य अवारा था। ठीक है ना, कैसा था? अवारा। जैसे अवारा पशु देखे हो ना, तो अवारा पशु क्या करता? इधर उधर ससुरा घूम घूम के चलता रहता है, इधर उधर रहता है, कोई ठिकाना उसका नहीं होता। जैसे गंगा में का ठोरा नहीं, मतलब कहते हो कि हमारे खेतों में पड़ गया, भैंसा पड़ गया, भाई सब सांड पड़ गया, तो क्या अवारा पशु के रूप में आते हैं। कुत्ते भी किसमें आएंगे? अवारा पशु। ठीक है, तो उसी तरह का मानो अब तक पूरा पाषाण काल में मानो कैसा था? अवारा था। मध्य पाषाण काल में भी कैसा था? अवारा था। लेकिन नव पाषाण काल में अब अवारा नहीं है। पूछो कहां है? क्यों? क्योंकि अब भाई साहब पहले खाने की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था, जिसे कहते हैं यायावर। क्या कहते हैं बाबू? यायावर। लेकिन इस काल में मानो ने खेती करना शुरू कर दिया। अब खेती करके तो ससुरा कहीं दूर जा पाओगे नहीं। इसका मतलब खेती कर रहे हो तो उसके आसपास ही तुमको रहना पड़ेगा। तो इसका मतलब खेती करने की वजह से अस्थाई जीवन, क्वेश्चन पूछा है, अस्थाई जीवन की शुरुआत हो गई। क्यों? क्यों भाई साहब? क्योंकि अब खेत बो रहे हो तो अगलियां बगलियां उसके कहीं आसपास ही तुमको रहना पड़ेगा, और आसपास रहोगे तो इस प्रकार तुम्हारी तरह बहुत सारे लोगों ने क्या किया? खेती किया है। तो बहुत सारे लोगों का घर आसपास होना, एक साथ रहना शुरू हो गया। जिस प्रकार टोली का विकास हुआ। किसका बाबू? टोली का। यह भी क्वेश्चन पूछा है, टोली या समुदाय, या समुदाय या ग्राम। ठीक है ना, इस प्रकार टोली का, समुदाय का और ग्राम का विकास हुआ। एक चीज समझोगे क्या? पहले खाद्य संग्राहक था, खाद्य संग्राहक था, अब क्या करने लगा? कृषि करने लगा। और कृषि करेगा तो भाई साहब वहीं रहना पड़ेगा, और रहेगा तो जहां रहेगा तो आसपास क्या विकसित होगा? अस्थाई जीवन। और अस्थाई जीवन तुम विकसित कर रहे हो तो साथ में तुम्हारे आसपास के लोग भी रहना शुरू कर देंगे। इस प्रकार टोली का, समुदाय का, ग्राम का विकास होगा। तो कौन क्वेश्चन पूछा तो तुरंत धाए दे लगा देना, गलत मत करना। ठीक है ना, ये सब ध्यान में रखना है। अब लिखो एक एक करके। अब क्या था? पहले मानो कैसा था? खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक से, खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया, खाद्य उत्पादक, उत्पादक बन गया, बन गया, अर्थात अर्थात कृषि करने लगा, कृषि करने लगा, करने लगा। ठीक है ना, कृषि करने लगा। अब बाबू देखो, कृषि करोगे, हमने क्या बता दिया, देखो एक बार फिर से बता रहे हैं। पहले मानो क्या था? खाद्य संग्राहक। पहले मानो कैसा था? खाद्य संग्राहक। कब कब? पूरा पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल तक।
ठीक है, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल तक माना कैसा था, खाद्य संग्राहक था, लेकिन नव पाषाण काल में खाद्य संग्राहक से उत्पादक बन गया। मतलब अब उत्पादक क्या बन गया बाबू, उत्पादक। अर्थात अब जो इधर उधर से भाई साहब कंदमूल फल फूल इधर उधर से खोज के लाता था, अब उसकी जगह पे क्या करने लगा, अपने जीवन जीने के लिए कुछ उगाने लगा, जिसे क्या कहा गया, उत्पादक। पहले बिन बिन के खाता था ससुरा, अब क्या करने लगा, उपजाने लगा, अर्थात उत्पादक, जिसे हम क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। अब भाई साहब अगर खेती करवा तो हमारा खान घूम पैबा ना घूम पैबा, तो भाई साहब खेती करना है तो अगल बगल तुमको रहना पड़ेगा। अर्थात क्या हुआ, अस्थाई जीवन का विकास हुआ। क्या हुआ बाबू, अस्थाई जीवन का विकास हुआ, अस्थाई जीवन का विकास हुआ। अब भाई साहब तुम्हारे फसल तैयार हो गई, खेत में है, वहां से ढो के लाने के लिए क्या चाहिए, पशु चाहिए। तो ऐसे याद कर लेना, क्या चाहिए बाबू, तो पशु चाहिए। क्या चाहिए, पशु चाहिए। तो पशु चाहिए तो क्या करोगे, पशुपालन करोगे। क्या करोगे, पशुपालन करोगे, पशुपालन करोगे। अब भाई साहब लाओ पशुपालन करना शुरू कर दिया। अब भाई साहब देखो, अब पशुपालन कर रहे हो तो बताओ, हाई अनाजवा जो पैदा भइल भाई साहब तोरे खेतवा में, ओके घरा लाके रखवा कि नहीं रखवा, तो क्या चाहिए, डेहरी चाहिए। रखने के लिए क्या चाहिए भाई साहब, डेहरी। तो चाक पर क्या बनने लगा, बर्तन का विकास हुआ। चाक पर बने बर्तन का विकास हुआ, ठीक है ना, बर्तन का निर्माण लिख लो, निर्माण हुआ, ठीक है ना। इस प्रकार आपको क्रम से जोड़ना है, एक दूसरे से जोड़ना है। और ये सारी पूरी प्रक्रिया कहां की है, नवपाषाण काल की है, ठीक है ना, नवपाषाण काल की है। तो क्या क्वेश्चन पूछता है, नवपाषाण काल में पहिए का विकास कब हुआ, चाक पर बने। तो बताओ, अब देखो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं, ठीक है ना। नवपाषाण काल में खाद्य संग्राहक से क्या बन गया, उत्पादक बन गया, उत्पादक बन गया अर्थात खेती करने लगा, अर्थात खेती जब करोगे तो वहीं रुक के करना पड़ेगा, इसलिए अस्थाई जीवन का विकास। अस्थाई जीवन का विकास तब हुआ भाई साहब, ठीक है ना। अब भाई साहब खेती कर लिए, खेत में उपजा लिए, तो भाई साहब ढो के लाना पड़ेगा, तो क्या कर लिए भाई साहब, पशु पालने लगे कि पशुओं की सहायता से हम अनाज घर लेकर आएंगे, जुताई करेंगे, ठीक है ना। और भाई साहब अब घर में तुमको क्या रखने के लिए, अनाज रखने के लिए सामान चाहिए, तो क्या चाक पर बने बर्तन का इस्तेमाल करने लगे। और भाई साहब एक काम और होगा, एक काम और होगा, इसी काल में जब ढो के लाओगे पशुओं के माध्यम से, तो तुमको चाहिए पहिया। क्या चाहिए, पहिया। तो इसी काल में पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए का निर्माण हुआ। तो तुम क्या कहते हो, इसी काल में क्या हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखना, वही चीज लिख देते हैं, ठीक है ना। कृषि का विकास हुआ, और जब कृषि करेगा तो क्या होगा, अस्थाई जीवन का, अस्थाई जीवन की शुरुआत हुई, ठीक है ना। अस्थाई जीवन की शुरुआत हुई। चौथा, अस्थाई जीवन की शुरुआत हो गई, इसके साथ ही क्या हुआ, पशुपालन का शुरुआत हुआ, पशुपालन की शुरुआत हुई, ठीक है। पशुपालन की शुरुआत विधिवत रूप से लिख लेना आगे, विधिवत रूप से, क्योंकि एक जगह मध्य पाषाण काल में भी हम लिखा है थोड़ा सा, ठीक है ना। पशुपालन की शुरुआत हुई, चाक पर बने बर्तन, चाक पर कुम्हार द्वारा चाक पर बने बर्तन का विकास हुआ, बर्तन का निर्माण हुआ। और क्या हुआ, पहिए का निर्माण हुआ, पहिए का आविष्कार, पहिया का आविष्कार हुआ, आविष्कार, ठीक है ना, पहिए का आविष्कार हुआ। उसके अलावा जब बाबू एक साथ सब रहेंगे तो क्या होगा, टोली का निर्माण होगा। लिख लो टोली, सातवां, टोली या ग्राम या समुदाय, वही है, ठीक है ना, समुदाय का विकास कहेगा या रहना, ठीक है ना, इस प्रकार। अब देखो पशुपालन की शुरुआत हो गई, ये सब कुछ हो गया, तो पूछता है कभी कभी, अब यहीं पे लिखो नोट करके। अब अस्थाई जीवन के साथ पशुपालन की शुरुआत हो रही, तो पूछता है कि पहला पशु कौन था, ठीक है ना। तो प्रथम पशु मनुष्य ने, नोट करके, अच्छा नोट करके लिखो, नोट करके, मनुष्य ने प्रथम पशु कुत्ते को पाला, ठीक है, पाला था, ठीक है ना। दूसरा लिखो, अगर कुत्ता ना दिया रहे तो पशुपालन में अगर देगा, पहला पशु कुत्ता था, उसके अलावा अगर भेड़ बकरी लिख लेना, ठीक है ना, कुत्ता के बाद भेड़ बकरी लिख लेना, और लिख लो, और भेड़ बकरी, ठीक है ना, ये लिख लेना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, मनुष्य ने, नोट करके लिखना सब, ये सब नोट में है, मनुष्य ने, ये सब कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इन सब में नहीं आया, उन्हें और लिख लो इन्हीं में। अच्छा सातवां पॉइंट है ना ये वाला, इसमें इसी के नीचे, सातवें पॉइंट के नीचे एक पॉइंट और लिख लो, आठवां पॉइंट लिखो, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में कुत्ते के साथ मनुष्य के दफन करने का साक्ष्य मिलता है, दफनाने का साक्ष्य मिलता है, ठीक है ना, ये भी इसी काल का है, साक्ष्य मिलता है, ठीक है, लिख लो, ये भी किसी काल का है, नवपाषाण काल का, ठीक है ना। तो ये भी लिख लो, ये सारा चीज एक साथ आपको ध्यान में रहना। और देखो इसमें लिखो, मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सी धातु प्रयोग किया, लिख लो ये भी, कौन सी धातु प्रयोग किया, तो आप लिख लेना तांबा। क्या था बाबू, तांबा, ठीक है ना, तांबा लिखो,
तीसरा पॉइंट लिखो, मनुष्य ने सर्वप्रथम मनुष्य ने सर्वप्रथम जौ गेहूं उपजाया, ठीक है, उपजाया था, ठीक है ना। कहीं कहीं गेहूं मिल जाता है, कहीं कहीं देखो लूसेंट पढ़ोगे तो गेहूं मिल जाएगा, और कहीं प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो जौ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। और हाँ लिखो चौथा पॉइंट, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। पांचवा पॉइंट लिखो, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से? लिखो कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश, कोल्डिहवा से मिला, ठीक है ना। अगर कोल्डिहवा न रहे तो लहुरा देवा लगा देना, ठीक है ना, कोल्डिहवा या लहुरा देवा लगा देना, लहुरा देवा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना, ये 5 पॉइंट हैं, कुछ आपको ध्यान में रखना अलग से, ठीक है ना। ये 5 पॉइंट आपको अलग से ध्यान रखना। कौन सा? मनुष्य ने प्रथम पशु कुत्ते को पाला था, हाँ, उसके अलावा भेड़ बकरी पाला था। पहला धातु क्या प्रयोग किया था? तो तांबा प्रयोग किया था, ठीक है ना। पहली बार कृषि का साक्ष्य कहां से मिला? तो मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है ना, और पाकिस्तान में है मेहरगढ़। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के 2 स्थान है जहां से चावल का साक्ष्य मिला, जैसे कोल्डिहवा और लहुरा देव से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। उसके अलावा हमने आपको बताया नवपाषाण काल का तो याद ही हो गया होगा। एक चीज अगर आपको याद हो गया होगा तो भूलेगा नहीं, क्या कि यहाँ खाद्य संग्राहक से क्या हो गया भाई साहब? खाद्य उत्पादक हो गया। अगर ये वाला पॉइंट आप याद कर लिए तो उसके साथ सारा पॉइंट अपने आप मिल जाएगा भाई साहब। खाद्य उत्पादन कर लिया अर्थात खेती कर लिया, तो खेती करने के लिए बताओ एक जगह पर रहना जरूरी है, तो इस वजह से अस्थायी जीवन का विकास होगा। अस्थायी जीवन भाई साहब, खेत में खेती करने के लिए पशु की जरूरत होती है, ऐसे याद कर लेना। तो पशुपालन की शुरुआत हो गई भाई साहब। खेत में अनाज जो उपजाए हो उसे घर लाने के लिए, घर में लाके रखने के लिए क्या चाहिए? चाक की मिट्टी, मतलब चाक पर बने मिट्टी, कुम्हार द्वारा चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू करे, अर्थात तुम क्या बनाओगे भाई साहब? डेहरी कहते हो ना गांव पे, डेहरी बनाना शुरू कर दे भाई साहब। खेत से सामान लाने के लिए पहिया होना चाहिए कि नहीं? तो पहिए का आविष्कार इस काल में हुआ। अब बताओ एक जगह पे रह रहे हो तो क्या होता है? एक जगह पे रहने से टोली का निर्माण होता है, समुदाय का निर्माण होता है, ग्राम का निर्माण होता है। ये सारा आपने एक पॉइंट और देखा, जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम है, उस जगह से कुत्ते के साथ मालिक को दफन करने का साक्ष्य मिला है, जो नवपाषाण काल से है, ठीक है ना। नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग जान लुबाग नामक व्यक्ति ने किया था। ये अगर पॉइंट है तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर खत्म होने से पहले 3 पॉइंट और लिख लेना है, ठीक है ना। 3 पॉइंट और लिख लेना है, जैसे गुजरात के लंघनाज से लिखो 3 पॉइंट और नोट करके गुजरात के लंघनाज से, कहां से बाबू? गुजरात के लंघनाज से 14 मानव कंकाल मिले हैं, ठीक है ना। मानव कंकाल मिले हैं, 14 मानव कंकाल मिले हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, गुजरात में एक जगह है उसका नाम लंघनाज है, उस लंघनाज से 14 मानव कंकाल मिले हैं, ठीक है ना। अब लिखो सराय नाहर राय से क्या मिला है बाबू? 8 गर्तावास मिला है, 8 गर्त चूल्हे, 8 गर्त चूल्हे मिले हैं, 8 गर्त चूल्हे मिले हैं, ठीक है ना। तीसरा लिखो लेखरिया से 17 नर कंकाल मिले हैं, लेखरिया से 17 नर कंकाल मिले हैं, 17 नर कंकाल, 8 गर्त चूल्हे और 14 मानव कंकाल। दूसरा तीसरा अगर उत्तर प्रदेश से हो तो एकदम रट्टा होना चाहिए, ठीक है ना। सरायनाहा से क्या मिला है? 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। लेखरिया से क्या मिला है? 17 नर कंकाल मिले हैं, ठीक है ना। गुजरात के लंघनाज से 14 मानव कंकाल मिले हैं। अब कमेंट में आप बताइए लेखरिया उत्तर प्रदेश के किस स्थल में, किस जिले में है, ठीक है ना। ये बताना लेखरिया उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सरायनाहा राय तो आपको बता ही चुके हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा पाषाण काल हो गया समाप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना। ये था हमारा पाषाण काल। आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर आगे हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद आप सबको।